So thank you everyone. First of all, I wish you a very happy new year and prosperous new year. Myself Kiran Jani, I am from Jainam Shares Consultant Private Limited from Technical Analyst Department. और जिस तरह से हम जनरली जो हमारी वेबिनार सीरीज लेके आते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो या मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस हो तो तभी हम हर बार की तरह वेबिनार लेके आते हैं जिससे काफी सारे कस्टमर और हमारे जो भी क्लाइंट्स है या हमारे जो भी सब ब्रोकर है हमारे जो भी पार्टनर्स है उनके पास हम पहुंच सके और हम हमारा व्यू उनको बता सके कि एज अ रिसर्च पॉइंट करंट में मार्केट क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, एटसेट्रा. सो एज ऑफ नाउ काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए थे कि भाई अभी हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड टुडेज इवेंट और टुडेज वेबिनार. तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं. तो टॉपिक इज अ वेरी कॉमन शॉर्ट टर्म मार्केट आउटलुक 2021 कि हमें क्या लग रहा है नेक्स्ट ईयर जो हमारा रहेगा. आज से जो नए साल की शुरुआत हुई है तो ये साल किस तरह से रहेगा, कौन से सेक्टर या मार्केट इस लेवल पे क्या लग रहा है. तो ये सब टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे. तो आई विश कि आप लोगों सबको ये अच्छा लगे और आप एंड तक हमारे साथ रहो और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो लास्ट में हम उस क्वेश्चंस के आंसर देंगे. तो प्लीज स्टे विथ अस एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज इवेंट. सो आज का जो अप्रोच है इट इज वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच. हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्ट शीट के साथ जिसमें हम बताएंगे कि लास्ट 10 साल में और लास्ट ईयर में मार्केट ने किस तरह से रिटर्न दिया है और उसके साथ हम मेजर इवेंट्स भी देखेंगे कि लास्ट 10 साल में ऐसी कौन सी मेजर इवेंट्स हुई थी और मार्केट ने रिएक्शन क्या दिया था उस इवेंट पे. After that, we will discuss the talk of the town, why index is near all-time high or at all-time high. तो सबको ऐसा लगता है कि because of corona thing, मार्केट क्यों चल रहा है जब इकोनॉमी इज इन स्लो डाउन, इकोनॉमी नहीं चल रही है. सो व्हाई मार्केट इज एट ऑल-टाइम हाई. करेक्ट. सो वी विल इवैल्यूएट फ्यू पॉइंट्स के हमारी अगर हम जहां देख रहे हैं या हम जितना समझ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट क्यों लाइफ टाइम हाई के ऊपर है. सो विल डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स आल्सो. Then we'll discuss a small part of Indian macro data. उसके बाद पूरा टेक्निकल के ऊपर ये हमारा सेमिनार रहेगा जिसमें हम चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर क्या डेवलपमेंट है और बेस्ड ऑन दैट we'll discuss our view also. Later on we also discuss and talk about the commodity and currency कि commodity और currency में हमारा क्या व्यू है. एंड लास्ट में कनेक्ट द डॉट्स कि ये सब चीजें देखने के बाद हमारा टोटालिटी में या तो समराइज व्यू क्या है, क्या कंसर्न है और आगे जाके हम किस तरह से काम कर सकते हैं. So with this, without wasting a time, let me start today's webinar with the fact sheet. So this is last 10-year return. I hope you all can see properly. So last 10 साल की अगर मैं बात करूं, so हमने यहाँ पे दो कैटेगरी दी है, developed market and EM means emerging market. So most of the gain taken over by the developed country. जहाँ पे देख रहे हैं हम डाउ जोन्स या तो S&P वन ऑफ द हाईएस्ट गेनर, उसके बाद निकाय जापान. तो ये जो दो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने मेजर जो चंक है रिटर्न का वो उनकी तरफ जाता है. और अगर हम इमर्जिंग मार्केट की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस डबल डिजिट में एक्सेप्ट इंडिया. हमारे निफ्टी और सेंसेक्स ही है जो ऑलमोस्ट ट्रिपल गेन या तो अच्छा खासा गेन करके चल रहे हैं अभी. अब हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर टू डेट में अगर हम देखें या लास्ट एक साल का रिटर्न हम देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं यूएस इज मोर सुपीरियर एंड अगेन जापान इज सुपीरियर देन इट. अदरवाइज बाकी के जितने भी डेवलप्ड मार्केट है दे आर इनटू द नेगेटिव जोन और मे बी द सिंगल डिजिट गेन. लेकिन अगर हम इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो सभी इमर्जिंग मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. कॉस्पा इज वन ऑफ द बेस्ट, देन इंडिया एंड देन जापान, देन चाइना एंड ऑल. तो इस तरह से पूरा डेवलप्ड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट ने अपना 10 साल का और 1 साल का रिटर्न इस तरह से दिए है. तो इतना ही देख के हमको ये चीज तो एक पता चल रही है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल में इंडिया ने अपनी जगह बना ली है लास्ट 10 साल में. क्योंकि लास्ट 10 साल में भी इंडिया एक फेवरेट कंट्री रहा है और लास्ट ईयर में भी इंडिया एक फेवरेट कंट्री रहा है. तो आगे भी ये चीज कंटिन्यू हो सकती है. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इवेंट एंड निफ्टी का प्राइस चार्ट. सो 2008 का जो क्रैश है वो स्टार्टिंग आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो 2008 का क्रैश है 2009 की रिकवरी वाला फेस है. तो उसके बाद का जो 10 साल का चार्ट है वो हम देख रहे हैं एक सेक्युलर बुल रन है, उसमें 3 बड़े ड्रॉप भी हमको दिख रहे हैं. सो लेट्स कनेक्ट द डॉट के जो जो इंटरनेशनल न्यूज अभी तक आई थी उसमें प्राइस ने किस तरह से रिएक्ट किया था. विल डिस्कस ऑन दैट. सो फर्स्ट 2010 में
अगर जो मार्केट में पुराने प्लेयर होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स में, उनको याद होगा कि 2010 में फर्स्ट टाइम एफआईआई ने अपना ऑल टाइम हाई, मतलब एफआईआई के जो इनफ्लोज, हम हर रोज शाम को 5 बजे डेटा देखते हैं कि आज एफआईआई ने कितना बाई किया, कितना सेल किया। तो 2010 में उस टाइम का सबसे हाईएस्ट इनफ्लो आया था, और वो चीज हम प्राइस पे भी देख रहे हैं कि प्राइस अच्छा खासा रिकवर हो गया था वहां से। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में उसी टाइम के दौरान क्राइसिस की बात हो रही थी, जिसको पीक क्राइसिस कहा जाता है। पोर्टुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन में जिस तरह से क्राइसिस हुए थे, तो यूरोप में बड़ा एक क्राइसिस चल रहा था और लोग बात कर रहे थे कि यूरोजोन शायद डिसॉल्व भी हो जाए एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो बात चल रही थी, ये जो टाइम था, वो 2011 एंड 2012 का स्टार्टिंग था। वी कैन सी के मार्केट में एक ड्रॉप भी आया था, और बट वो न्यूज जब टॉप में थी, सबको फियर था मार्केट में कि भाई अब तो यूरो डिसॉल्व हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर टाइम मार्केट मेड अ बॉटम एंड वी हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ रैली, और मार्केट का जो प्रीवियस हाई था 6100, उसके आसपास मार्केट पहुंच गया। अब मैं 2013 की बात करूं तो प्रिसाइजली मुझे याद है, फ्रॉम फेब्रुवरी डॉलर स्टार्ट गेनिंग। डॉलर में हमने 50 रुपीज से 69 तक का एक बड़ा जंप देखा था, फ्रॉम फेब्रुवरी 2013 टू अगस्त 2013। और ये जो पूरा 6 महीने का टाइम है, इस 6 महीने के टाइम पे मिस्टर बेन बर्नाकेन, यूएस फेड चेयरमैन, प्रीवियस चेयरमैन की मैं बात करूं, so they were talking about dollar strengthening, they are talking about हम QE टैपर करेंगे, they were talking about कि हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। so US become the very strong, और उसी चीज से हमने इंडिया में भी रिफ्लेक्शन देखे थे कि डॉलर जैसे जैसे महंगा होता गया, तो हमारा इन्फ्लेशन भी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री डबल डिजिट पे चला गया था। So it was the negative news in August 2013, but that particular time also market made a bottom and market gave a secular rally till 2015. So ये जो पूरा 1.5 साल का टाइम था, उसमें हमने एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज देखी थी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कि इंडिया में फर्स्ट टाइम एक मिक्स गवर्नमेंट की जगह पे एक पार्टी, सिंगल पार्टी पावर में आई थी विद वेरी गुड अमाउंट ऑफ सीट्स, एनडीए विक्ट्री इन शॉर्ट। तो 2014 में एनडीए विक्ट्री थी, जो इंडिया पर से ओनली अ गुड विक्ट्री, और उसके हिसाब से हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा राइज दिया। 2015 में वापस 2015 में काफी सारे नेगेटिव न्यूज थे, जैसे साउथ कोरिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन था, चाइना यूएस के बीच में थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन था। तो इसके हिसाब से 2015 में के स्टार्टिंग से ही मार्केट ने थोड़ा डीप देना चालू किया था, एंड 2016 नवंबर तक मार्केट में एक डाउनफॉल ही रहा था। और 2016 इज वन ऑफ द फेमस ईयर जहां पे काफी सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज चल रही थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे। वन ऑफ आई हैव मेंशन्ड ब्रेक्सिट, जो वन ऑफ द फेमस इवेंट 2016 का था, जून 2016 में हुआ था। उसके बाद इंडिया में भी काफी सारे इवेंट्स आए थे, जैसे वन ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक, सेकंड डीमोनेटाइजेशन, थर्ड जीएसटी बिल अप्रूव्ड। तो ये सारे काफी सारे इवेंट 2016 में हमने देखे थे, और मार्केट में काफी सारा फियर था कि अब क्या होगा, बट मार्केट अगेन मेड अ बॉटम एंड वी हैड अ सेक्युलर रैली अगेन। उसके बाद 2019 तक मार्केट एक रेंज बाउंड रहा था 2017 से 18 के बीच में, एंड 2019 में वापस एनडीए की विक्ट्री हुई, और वो आगे से भी ज्यादा वोट लेके आए 2014 से। सो मार्केट अगेन कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट सस्टेन था। एंड द मेजर इवेंट जो आई मार्च महीने में 2020, इट्स कोरोना। तो जब हाई पीक पे था कोरोना, तब मार्केट ने 7500 के आसपास बॉटम बनाया, एंड फ्रॉम देयर वी आर सीइंग कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। तो अभी कोई पॉजिटिव न्यूज है मार्केट में, या मार्केट क्यों चल रहा है, तो वो सब हम आगे इवैल्यूएट करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू अपडेट वन थिंग, दैट 2010 में हमारा जो एफआईआई फ्लो था, 2020 मतलब इस महीने वी टुक ओवर दैट रिकॉर्ड आल्सो। सो 2020 हैज अ हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ एफआईआई। सो पोस्ट कोविड के बाद कोरोना की जो रिकवरी धीरे धीरे सभी इकोनॉमी में आई, तो उस टाइम के दौरान इंडिया में हाईएस्ट एफआईआई फ्लो हुआ है, मतलब हाईएस्ट पैसा एफआईआई लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। तो अब इसके अलावा और कोई न्यूज बाकी है मार्केट में? सो यस, देयर इज अ वन न्यूज इज लेफ्ट, इट इज अ वैक्सीन। वी नेवर नो कि वैक्सीन कब आने वाली है। वी आर हियरिंग दैट आज आएगी, कल आएगी, द कंपनीज आर लुकिंग फॉर द अप्रूवल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्टिल वी डू नॉट हैव अ एग्जैक्ट न्यूज और एग्जैक्ट टाइम कि वैक्सीन कब आएगी। सो 2021 2022 वी नेवर नो। बट अगर ये आप सब चीज एक साथ में देखोगे चार्ट के साथ रखे हुए, तो एक चीज इज वेरी कॉमन, that bulls conquer the walls of worry and bears slide down on top news.
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा फियर होता है, मार्केट हमेशा उसी जगह पे बॉटम बनाता है, और मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रीड या तो कंफर्ट में जब लोग आ जाएंगे, तब मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, और वहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता भी है। ये हमको प्राइस हिस्ट्री बता रहा है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस थॉट ऑल्सो। So now let's evaluate the points why indices at all time high or near all time high. So हम अगर इंडियन indices की बात करें, so of course we are at all time high only. तो हमारे लिए मेजर 3 ऐसे रीजन हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से मार्केट को ऑल टाइम हाई पे रहना चाहिए। तो वन ऑफ द रीजन इज द लिक्विडिटी। तो ये जो लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द लिक्विडिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो जैसे ही कोरोना के बाद इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सभी कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से एक स्टिमुलस पैकेज, एक इकोनॉमी रिलीफ पैकेज दिया था, जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज गिवन बाय द जापान, जिन्होंने 21% ऑफ एंटायर जीडीपी का स्टिमुलस पैकेज दिया था। जो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट है ब्लू बार, दैट इज द परसेंटेज स्टिमुलस पैकेज ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, राइट? सो इंडिया up till now has given only 6.9% of stimulus package. So still we have a room to give more packages if it is required. Second, right hand side के ऊपर अगर हम चार्ट देख रहे हैं, so that is our policy rate cut, not our but the all over the globe, के कोविड के बाद या तो कोविड के सामने लड़ने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने या तो कंट्रीज ने सिमिलर पैकेजेस दिए थे, उसी तरह से उन्होंने अपने रेट कट्स भी किए थे। तो दीज आर द two things which can give us an idea कि मार्केट में कोविड के सामने लड़ने के लिए कितना सारा पैसा या तो कितनी सारी लिक्विडिटी आई है। तो जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर द इक्विटीज। So this is the one of the answer that why market is all time high. Let's evaluate second answer. Second answer is the quarterly result. तो ये जो आप अभी टेबल देख रहे हो, this is only इंडियन कंपनीज का रिजल्ट है। ये रिजल्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था फाइनेंशियल 2021 का सेकंड क्वार्टर जो अभी आया, वो रिजल्ट की कंपैरिजन हमने लास्ट ईयर के क्वार्टर एंड क्वार्टर और लास्ट ईयर के ईयर एंड ईयर से की है। तो जनरली सबको ऐसा मानना था कि कोविड के कारण पूरी इंडस्ट्री, पूरा ग्लोब बंद पड़ा हुआ है, तो क्वार्टर रिजल्ट कम आएंगे। बट सरप्राइजिंगली अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे आए। So quarter on quarter result अच्छा आना, that is okay, but year on year we did a good. So that is another reason why market at all time high. And next, one of the most favorite and hot, it is a continuous domestic flow of SIP. इंडिया में अभी जिस अमाउंट का SIP हो रहा है is unbelievable. हम देख रहे हैं कि हर महीने हर साल मार्केट में नया नया पैसा SIP के थ्रू आ ही रहा है। ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून की बात मैं करूं तो सिर्फ 3 महीने ऐसे थे जहां पे मार्केट में SIP में थोड़ा स्टॉप हुआ था, रिडम्पशन नहीं आया था, इट वाज जस्ट अ स्टॉप। अभी तक मार्केट में रिडम्पशन नहीं आया था। एंड अगस्त के महीने में जब हमने वेबिनार किया था, वी रेज दिस थिंग आल्सो कि मार्केट में अभी सिर्फ SIP कम हुई है, रिडम्पशन नहीं आया है। अगर रिडम्पशन आता सो वी मे नॉट बी एबल टू रीच वेयर वी आर राइट नाउ। तो अगर रिडम्पशन आता तो आज हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं भी रहते। बट आप देख रहे हो कि फ्रॉम जून अगेन SIP अमाउंट पिक्ड अप एंड वो ऊपर की अपटिक में ही जा रहा है। So these 3 reasons, major liquidity and the quarterly good results helping market to stay at all time high. Now let's check the micro data. इंडिया का ये माइक्रो डेटा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, हमारा जो रेपो रेट है सेंट्रल बैंक का RBI का, इट इज एट 4%, इट इज एट ईयर्स लो, लाइक ऑल टाइम लो वी कैन इवन से। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसको GFC बोला जाता है, उसके टाइम पे ये जो पॉलिसी रेट था वो 4.5 था, लेकिन अगर अभी का पॉलिसी रेट बात करें तो 4 उससे भी नीचे है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड इंडिकेशन फॉर द इक्विटी मार्केट दैट इक्विटी मार्केट कैन परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी हम देखें तो लास्ट 5 साल में हमने ऑलमोस्ट 5 से 6% कम किया, और 10 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% से हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है। तो जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कट होता है तो कंपनीज के लिए अच्छा होता है, कंपनीज की बॉटम लाइन इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज अवर बैंक लोन ग्रोथ। दिस इसको दूसरी लैंग्वेज में क्रेडिट ग्रोथ भी कहा जाता है। तो अगर आप चार्ट देखो तो वी आर एट डेकेड लो, हमारा बैंक लोन जो है वो एकदम लो पे है। तो ये पॉजिटिव साइन कैसे हो सकता है? सो ये पॉजिटिव साइन इसलिए हो सकता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट
अभी गारंटीज दे रही है लोन के लिए, सो दे आर मोटिवेट पीपल, दे आर मोटिवेट कॉर्पोरेट टू टेक मोर लोन। ऑल्सो हमारा इंटरेस्ट रेट कम है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है, और साथ में गवर्नमेंट इज गिविंग अ गारंटी ऑल्सो। तो पॉसिबल है कि ये लोन ग्रोथ यहाँ से अब पिक कर सकता है। वी आर एट बॉटम, वी आर नॉट एट एवरेज और वी आर नॉट इवन अ टॉप, जहां से मीन रिवर्सल हो सकता है, बट वी आर एट बॉटम। तो चांसेस है यहाँ से रिकवरी अगर आई, सो दैट रिकवरी वुड बी वेरी फास्ट। So this is one of the again a good sign for Indian economy for upcoming time. Another chart आप लास्ट में नीचे देख रहे हो, that is a forex reserve. So अभी हमारा forex reserve all time high पे है, thanks to crude oil prices की crude oil prices $60 $50 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। It is a good sign for India कि हम net importer होते हैं क्रूड में, और जब तक क्रूड का प्राइस नीचे रहता है we have very good time। और अभी वो 10 साल हम देख रहे हैं कि क्रूड का प्राइसेस नीचे ही था, तो forex reserve हमारे all time high के ऊपर है। Next we are checking the per capita income, so we are again at all time high हमारा per capita income है। और मार्केट में ऐसी स्टडीज भी है कि जब जब per capita income $2000 से ऊपर जाता है, उस कंट्री का जो इक्विटी मार्केट है इट शुड परफॉर्म बेटर देन रेस्ट। इसका कारण ये है कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ी, इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ी है। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो लोग अब अपना परचेसिंग पावर बढ़ाएंगे। परचेसिंग पावर में वो हो सकता है डायरेक्ट इक्विटी, एसआईपी, जो हमने देखा ऑलरेडी एसआईपी का नंबर बढ़ रहा है। सो दिस इज इंडिकेशन दिस। नेक्स्ट जो लास्ट चार्ट है हमारा, मार्केट कैप टू जीडीपी, दिस इज मिस्टर वॉरेन बफेट इंडिकेटर। सो जनरली वॉरेन बफेट जी इसी इंडिकेटर को फॉलो करते हैं कि आपका मार्केट कैप आपकी जीडीपी के बराबर होना चाहिए, और जितना गैप है दैट शुड बी द रिटर्न ऑफ योर इक्विटी इन कमिंग टाइम्स। आइडियली ऐसा लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है। तो इसी चार्ट को अगर हम फॉलो करें तो 2008 में जब हमारा मार्केट 21, सेंसेक्स की बात करो 21,000 था या निफ्टी 6,000 थी, तब हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी 150% था। आज जब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी इज ओनली 77%। सो देयर इज आल्सो रूम कि मार्केट आगे भी परफॉर्म करता रहेगा। तो इसके साथ हमारे माइक्रो डेटा और फंडामेंटल डेटा की जो हम बात कर रहे हैं वो एंड होते हैं, और अब हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट हम इंडियन इक्विटीज के साथ चालू करेंगे, और इंडियन इक्विटीज में मैं स्टार्टिंग में लूंगा निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट। उसके बाद हमारे जो कलीग है सेकंड स्पीकर वैशाली बेन विल टेक ओवर। सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी एंड द सेंसेक्स चार्ट। तो अभी ये पूरा चार्ट अगर आप देखो निफ्टी का जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, so this monthly chart I have taken from 2012 to till now। तो एक आप देखो कि 8 साल का एक सेक्युलर रन था, उसके बाद 3 महीना का एक डीप करेक्शन आया, 30-35% का एक डीप करेक्शन आया। वहां से मार्केट ने जिस तरह से रैली दी है वो अनइमेजिनेबल थी। कोई सोचे समझे उससे पहले तो मार्केट ने 100% रैली दी, मतलब 7500 का लो और आज हम 13,000 पे है। So it is almost 14,000 पे, so almost 100% rally within a 6 or 7 months only। So it is an unimaginable rally। अब हम थोड़ा टेक्निकल के साथ इसको कंपेयर करते हैं। So first you can see, अभी आपको 3 लाइन जो ड्रॉ हुई है उसका मैं आपको वैल्यूएशन बताता हूँ कि 2013 और 12 की जो बात की, वहां पे मार्केट ने बॉटम बनाया, वहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर में 2015 में टॉप बना के 2016 में बॉटम बनाया। तो दिस इज वन वे। अगर हम डाउ थियरी अगर आप जानते हो या सुना होगा, तो देयर इज अ 3 वेव थियरी ABC। सो दिस इज वन वेव बुलिश एंड द बेरिश। ये दोनों वेव को जोड़ के हमने C वेव का प्रोजेक्शन किया फिबोनाची नंबर के साथ। तो इट इज गिविंग अस अ टारगेट ऑफ 12,500 टू 11,400। हमने आगे देखा कि 2018 से 2020 तक मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता था। इस जोन को वो क्रॉस नहीं कर पाया, एंड फ्रॉम टू 12,400 मार्केट गिव a reversal, और वो deep correction और a steep correction we can say। So I am applying same theory from there कि मैंने 2016 का वापस लो लिया, 2020 का हाई लिया, 20 का लो लिया। So this is my A, this is my B and this is my C। तो C जैसे B जिस तरह से फास्ट करेक्शन था, उसी तरह से C का फास्ट एक अपसाइड टिक भी मैंने देखा। अब यहाँ पे भी अगर मैं फिबोनाची यूज कर रहा हूं, सो माय टारगेट और माय जोन, टारगेट जोन जो आ रहा है इट इज 14,500 टू 13,130। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले टाइम में जब तक मार्केट 13,100 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट में तेजी रहेगी, और ऊपर में 14,500 के आसपास तक हम मार्केट देख सकते हैं, वहां तक मार्केट जा सकता है। सेम थिंग अगर मैं अप्लाई करूं, या तो सेम लॉजिक से मैं चेक कर रहा हूं RSI का, सो वी कैन सी 3 रेजिस्टेंस बार आल्सो। वी आर टेकिंग रेजिस्टेंस
सो अब इसको इवेल्युएट कैसे करें कि से फॉर एग्जांपल मार्केट 14,500 के ऊपर टिक गया और मेरा आरएसआई ने ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, देन वी विल हैव अनदर बुल रन। और अगर मेरा आरएसआई यहीं से टर्न हो गया डाउन साइड और मार्केट ने 14,400 क्रॉस नहीं किया या 14,500 क्रॉस नहीं किया, देन वी कैन सी अ टाइम करेक्शन और लिटिल बिट ऑफ प्राइस करेक्शन इन कमिंग टाइम, राइट। सो मेजर मेरे दो सपोर्ट है, मेरा पहला सपोर्ट होगा 13,100, दूसरा सपोर्ट है 12,500। मार्केट ये दोनों सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। 13,100 टूट सकता है, बट अगर 12,500 टूटा, देन आई हैव टू रिव्यू माय चार्ट अगेन फॉर फर्दर व्यू। सो दिस इज माय निफ्टी व्यू। Now coming to the Sensex, so Sensex maybe I am applying same ABC rule. So for that my resistance zone is 50,100 and my support zone is 45,500. So I am expecting market to remain in this range only. और यहाँ पे भी same RSI मेरा resistance ले रहा है और Sensex की मैं बात करूँ, so my important सपोर्ट जोन इज 45,000 सॉरी, और अगर 45,000 तोड़ता है तो नीचे में मार्केट 41,000 तक भी आ सकता है, और अगर 41,000 तोड़ा देन आई हैव टू रिव्यू माय चार्ट। ऊपर में 50,100 तक की अभी जगह है, हम वी कैन गो टिल दैट लेवल। अगर 50,100 क्रॉस करता है देन वी कैन हैव अनदर शार्प बुल रैली। नाउ कमिंग टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो इट इज अंडर परफॉर्म सिंस 2018, लेकिन करंट मैं चार्ट देख रहा हूं, सो करंट चार्ट पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। मैं पहले मिड कैप की बात करूं, सो मिड कैप हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस एंड इट्स फॉलिंग ट्रेंड लाइन 2। तो जब तक 18,500 के ऊपर मेरा मिड कैप है, इट इज लुकिंग वेरी गुड। स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो स्मॉल कैप में भी सेम पैटर्न है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इन द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जब तक स्मॉल कैप 68,100 के जोन के ऊपर है, तब तक स्मॉल कैप में भी एक तेजी रहेगी। और जैसे मैंने आपको बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप रिमेन अंडर परफॉर्मेंस सिंस लास्ट 3 इयर्स, सो वी कैन सी हियर फ्रॉम दिस चार्ट कि 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, वहां से अब तक का अगर मैं रिटर्न काउंट करूं इन कंपैरिजन विद द निफ्टी, तो निफ्टी हैज गिवन अ 26% रिटर्न, वेयर my mid cap has given only negligible return. It is at par, and my small cap is underperformed by 20%. So look at the difference between the Nifty mid cap and small cap return. So there is a huge catch-up rally may come in short time. So we can find out अगर हम find कर सके कुछ quality stock mid cap और small cap में, so that can be the flavor in coming time. तो मतलब ये हो सकता है कि आगे वाले टाइम में जो रेंज हमने आगे डिस्कस की है, मार्केट विल रिमेन इन दैट रेंज ओनली, बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है उसमें तेजी आ सकती है। वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन व्हाई शुड रैली कम इन निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप, दैट इज फ्रॉम टुडे जितने भी मल्टी कैप पोर्टफोलियो है उसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप होना जरूरी है। सो दैट इज ऑल्सो ए गुड रीजन फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अब एमएनसी जो एएमसी हमारी रहेगी, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां रहेगी, वो भी अपना रुख स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ करेंगे। So with this, I wanted to invite my colleague, my teammate, Ms. वैशाली पटेल। वो यहाँ पे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है और वो अभी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया हमें देगी। तो आप लोग अपने नोट और पेन तैयार रखिए, कमाई की स्टॉक्स आ रहे हैं। थैंक यू। Thank you, Kiran bhai, for wonderful introduction, and good evening, all of you. Myself Vaishali Patel. I will continue with the presentation with sector and stock specific discussion. पहले हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें उससे पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि लास्ट 10 इयर्स में कौन से सेक्टर ने सबसे ज्यादा और कौन से सेक्टर ने सबसे कम रिटर्न दिया है। तो हम लोग ये टेबल पे देख सकते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी, जो एफएमसीजी सेक्टर है, उसने सबसे ज्यादा रिटर्न, और उसके बाद में निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो ने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, जबकि निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक ने सबसे अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। और ये जो सेकंड टेबल है उसमें आप देख सकते हो कि ईयर टिल डेट, मतलब 1 जन 2020 से लेके अभी तक में सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक ने परफॉर्म किया है, और उसके बाद में निफ्टी फार्मा है, फिर निफ्टी एफएमसीजी ने परफॉर्म किया है।
मतलब इस टेबल से हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और हमें यहाँ से इन्वेस्ट करना है, तो हमें ये जो पहले 5 इंडेक्स जो हमें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उसी में हम लोग बाय ऑन डिप्स की सलाह देते हैं। और वी आर बाइंग ओनली द आउट परफॉर्मर्स एंड वी आर नॉट बाइंग दिस अंडर परफॉर्मर इंडेक्सेस। नेक्स्ट है, जो हम लोगों ने लास्ट अगस्त में जो वेबिनार किया था, उसमें हम लोगों ने 2 सेक्टर्स को बाय दिया था। एक तो था आईटी सेक्टर और दूसरा था फार्मा सेक्टर। आईटी सेक्टर में हम लोगों ने इन्फी और टीसीएस को बाय दिया था और वो ऑलमोस्ट अराउंड हमारे टारगेट को हिट किया है लास्ट 4 मंथ्स में। उसके बाद में हमने फार्मा और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी का फार्मा सेक्टर के स्टॉक सजेस्ट किए हुए थे, तो वो दोनों भी टारगेट हिट हुए हैं। ओवरऑल हम अगर देखें तो हमारा 23% का एवरेज रिटर्न है। अगर किसी ने सेम अमाउंट से इन चारों स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, तो उसको ये 23% का रिटर्न अभी तक मिल चुका होगा। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी उस टाइम पे अगस्त में 11,400 चल रहा था और अभी ये आज उसने 14,000 का हाई कर दिया है, तो निफ्टी में भी 23% का रिटर्न है। तो वी आर इन लाइन विद द मेजर इंडाइसेस। एक और बात कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने लास्ट अगस्त वेबिनार में ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगी, ये हमारा व्यू था उस टाइम पे। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि 17% निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्टॉक्स और सेक्टर्स की ओर। सबसे पहला सेक्टर है बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि टेक्निकली हम लोग अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ये जो रेजिस्टेंस की लाइन बनी है, उसको वो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद में यहाँ पे मेजर सपोर्ट लिया और उसके बाद में ये अगर उसने ब्रेक किया है तो बहुत ही मतलब पैनिक उसमें सेलिंग आया है। उसके बाद में ये कंजर्वेटिव होके यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब फास्टर रिट्रेसमेंट से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बुलिश सेटअप है। तो इस वजह से हम लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी अभी भी उसमें रूम है ऊपर जाने के लिए, उसमें अभी भी पॉजिटिव रुझान जारी रहेगा। जब तक ये बैंक निफ्टी ये सपोर्ट की लाइन ऊपर ट्रेड करती है, वहां पे हमें बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और अगर निफ्टी यहाँ से मतलब 28,000 के नीचे डिसिसिवली क्लोज देती है, तो वहां से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए निफ्टी में बेरिश व्यू बन सकता है। तो निफ्टी के लिए नियर टर्म सपोर्ट रहेंगे 29,000 का और 28,500 का, और उसमें रेजिस्टेंस रहेगा 32,000 से लेके 32,600 का। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक का। बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर में हमने एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बैंक एचडीएफसी बैंक का वीकली चार्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लाइन को वो कंटिन्यूअसली 2 साल से फॉलो कर रहा है। उसके बाद में ये पैनिक सेलिंग में उसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन की हुई है और अभी करंटली उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। आप देख रहे हो कि RSI भी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये सारा जो सेटअप है वो बहुत ही अच्छा बुलिश सेटअप है और ये हम लोग इसलिए बाय दे रहे हैं। और आप उसको करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है स्टॉक में और वो नीचे मिलता है, तो 1360 तक के लेवल पर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो और उसका टारगेट रहेगा 1800 से लेके 1850 का। उसमें आप 1180 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। बैंकिंग सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है पीएसयू में। अगर हम लोग उसकी टेक्निकली बात करें तो ये चार्ट उसका वीकली चार्ट है एसबीआई का। आप लोग देख रहे हो कि एक डायगोनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट उसमें दिया हुआ है। जैसे कि ये एक बहुत ही बड़ा ये जो डिमांड जोन बनाया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो कि 3 बार इसने यहाँ से रिवर्सल बहुत ही बड़ा रिवर्सल लिया हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। और वही लेवल टूटने के बाद में यहाँ पे पैनिक सेलिंग आई थी।
उसके बाद में ये स्टॉक ने बहुत ही फास्ट रिकवरी दिखाई है और वहां से इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। जैसे बैंक निफ्टी में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और वीकली बेसिस पे इसने उसके ऊपर क्लोज भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा बुलिश सेटअप है। इसलिए हम लोग ये एसबीआई को बाय सजेस्ट करते हैं। वो उसको आप करंट मार्केट प्राइस 275, ये एक्चुअली ये चार्ट ना 2 दिन पहले से लिया हुआ है, तो प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा और उसको आप 260 के अराउंड बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो। उसका टारगेट रहेगा 314 से लेके 320 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 244 का। हमारा नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर की हमें बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है और आप लोग जैसे देख रहे हो कि ये एक 2018 से लेके 2020 तक में एकदम ही कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा था। ये ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस खा रहा था और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक ही रेंज में घूम रहा था। यहाँ पे ब्रेक डाउन होने की ट्राई की है, लेकिन वो वापस से कवर हो गया और उसने एक बुलिश ब्रेकआउट दे दिया है करंटली। अगर हम लोग देखें तो इसने ऊपर क्लोज दिया हुआ है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर और उसके बाद में इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है और एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बुलिशनेस का, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है बुलिशनेस का। ये हम लोग एफएमसीजी सेक्टर में अभी ऐसा लग रहा है कि ये अभी आगे भी आउट परफॉर्म ही करेगा, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसका सपोर्ट रहेगा 33,000 से लेके 3200 500 का और उसका रेजिस्टेंस रहेगा 36,000 से लेके 39,600 का, मतलब 39,000 तक ये जा सकता है। एफएमसीजी सेक्टर में हमारा स्टॉक सिलेक्शन है मैरिको का। जैसे आप लोग एफएमसीजी सेक्टर में देखा कि हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते हुए उसने ऊपर में क्लोज दिया हुआ है, वैसा ही सेम फॉर्मेशन मैरिको में भी बना हुआ है। वो भी 2 साल से एकदम कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा था। यहाँ पे भी नीचे ब्रेकडाउन होने की मतलब कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए इसने पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो कंसोलिडेशन में भी आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो मैरिको को और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हो। उसका टारगेट रहेगा 480 से लेके 500 तक का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 340 का। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा निफ्टी ऑटो सेक्टर। निफ्टी ऑटो सेक्टर में हम लोग देखें कि ये निफ्टी ऑटो सेक्टर का वीकली चार्ट है और यहाँ पे एक डायगोनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी उसने दिया हुआ है। उसके साथ में ही इसने एक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पे एकदम फास्ट ही मोमेंटम से तोड़ा है और यहाँ पे वापस से एक रीटेस्टिंग भी हुआ है। और ये रेजिस्टेंस लाइन हम लोग देखें तो पहले इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया हुआ है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत और तोड़ दिया है। उसके बाद में वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे पैनिक सेलिंग आई हुई है। फिर ये जो लेवल है उसने डिसिसिवली ब्रेक किया है और यहाँ से लेके यहाँ से फिर भी वापस से रीटेस्टिंग भी हुआ है ट्रेंड लाइन का और यही सेम सपोर्ट पे उसने रेजिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो और उसमें आरएसआई भी 60 के ऊपर है, जो कि बहुत ही बुलिश है और यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे 60 लेवल के ऊपर सस्टेन भी रहा है। तो ये स्टॉक ये सेक्टर में हमें और ज्यादा पॉजिटिव रुझान लग रहा है और इस सेक्टर में बाइंग आ सकती है। यही सेक्टर का स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हम लोग देखें तो ये बजाज ऑटो का एक वीकली चार्ट है और बजाज ऑटो में हम लोग देखें तो यहाँ पे ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ब्रॉडनिंग बॉटम होती क्या है। ब्रॉडनिंग बॉटम में क्या होता है कि इसके जो टॉप होते हैं वो एक लेवल पे ही बनते हैं और उसके जो लो बनते हैं वो लोअर लो फॉर्मेशन में बनते हैं। मतलब टॉप एक लेवल पे और बॉटम लोअर लो फॉर्मेशन में होती है।
और यहाँ जब भी यहाँ से वो टॉप का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज देता है तो वो पैटर्न कंप्लीट होती है। उसके बाद में बॉटम पैटर्न कंप्लीट होती है और वो एक बुलिश रिवर्सल होता है और ये पैटर्न उसने टॉप पे बनाई हुई है। मतलब यहाँ से और भी ऊपर जाने की उसमें पूरी संभावना हम लोग देख सकते हैं। और ये बजाज ऑटो को इसीलिए हम लोग बाय सजेस्ट करते हैं 3450 के अराउंड, और आप उसको 3350 के अराउंड बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो। उसका टारगेट रहेगा 4200 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2990 का। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मदरसुमी। मदरसुमी भी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, फिर उसके बाद में एक रेजिस्टेंट लाइन को डिसिसिवली ब्रेक करके उसने यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव हैमर जैसा फॉर्मेशन किया हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंट लाइन हम लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंट बना हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे उसने बहुत ही डिसिसिवली ब्रेक किया हुआ है। तो मदरसुमी को हम लोग यहाँ पे बाय सजेस्ट करते हैं 155 पे, और उसको बाय ऑन डिप्स भी करते हैं, बाय सजेस्ट करते हैं 145 के अराउंड। उसका टारगेट रहेगा 182 से लेके 190 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 134 का। नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। ये एक स्मॉल कैप सेक्टर से बिलोंग करता है। स्मॉल कैप सेक्टर को किरण भाई ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आगे, तो मैं यहाँ पे उसको स्किप करती हूँ और हम लोग डायरेक्टली ही स्टॉक पे जाते हैं। तो सबसे पहले है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश उसका ट्रेंड रहा है। वो जैसे भी मतलब यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी उसने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक बार उसने ब्रेक देने की ट्राई की हुई है, लेकिन यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मतलब स्टॉक प्राइस में हायर हाई बनता है और आरएसआई में लोअर लो बनता है, तो उसको हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एक जो कि बहुत ही बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पे उसने RSI 60 के लेवल के अराउंड ही ये पैटर्न फॉर्म हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और ये एक अच्छा बुलिश सेटअप है। इस वजह से हम लोग आज दीपक नाइट्राइट को बाय सजेस्ट करते हैं। उसको आप 925 और बाय ऑन डिप्स 880 के अराउंड भी कर सकते हो। उसका टारगेट रहेगा 1100 से लेके 1120 तक का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 800 का। सॉरी, एक स्टॉक बीच में रह गया है और वो है लक्स इंडिया का, और वो भी स्मॉल कैप से ही बिलोंग करता है। लक्स इंडिया का ये एक वीकली चार्ट है। आप लोग जैसे देख रहे हो कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल यहाँ पे ब्रेक हुई है और स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्षम हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंट लाइन बनी हुई है और वहां पे जो पहले सपोर्ट ले रहा था वो अभी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंट लेके बहुत ही पैनिक सेलिंग आई हुई है। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पे पॉजिटिवली उसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो ये एक बुलिश सेटअप है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो तेजी आई हुई थी तो वो RSI 60 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है वो RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में भी ऊपर जाने की उसका भी पॉजिटिव रुझान रहेगा, ऐसा we are hoping, and we are suggesting buying Lux India to at current market price, और आप उसको 1600 के अराउंड बाय और डिप्स भी कर सकते हो। और उसका टारगेट रहेगा 1900 से लेके 1925 तक का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1474 का। So this is the synopsis of what we have done so far. This is the stock name and buy strategy, target और stop loss रहे हैं। We are expecting कि everyone यहाँ पे equal amount का उसमें invest करे और we are hoping the market will go और ऊपर जाए।
Thank you. Happy New Year. That's it from my side. Now, once again, I would like to invite Kiran Bhai to continue with the rest of the presentation. थैंक यू वैशाली बेन। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस टेबल का। काफी सारी अच्छी मेहनत करके उन्होंने एक पूरा कैटेगरी वाइज बनाया कि उनको निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी लग रही है तो उसमें कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं, निफ्टी एफएमसीजी में कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं, सेम वे निफ्टी ऑटो में कौन से स्टॉक है, स्मॉल कैप और मिड कैप जिस तरह से हमने आगे डिस्कस किया कि कैचअप रैली आ सकती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा प्रिपरेशन करके अच्छे से हमको बाय स्ट्रेटजी दी है। सो ऑल हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा कि आप करंट मार्केट के ऊपर 50% जितना ही इन्वेस्ट करोगे और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, जैसे हमने देखा था लास्ट मंथ में एक दिन में मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था, उसके बाद से वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। सो विल यूज दैट करेक्शन टू इन्वेस्ट मोर। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। अब हम जो बात करेंगे वो कमोडिटीज और करेंसी की बात करेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट 10 साल में कमोडिटीज में किस तरह से रिटर्न दिया है। सो लास्ट 10 साल की अगर हम बात करें सो ऑलमोस्ट ऑल जो कमोडिटीज है वो रेड जोन में ही ट्रेड कर रही है एक्सेप्ट गोल्ड एंड जिंक। गोल्ड एंड जिंक हैज गिवन अ मोर गुड काइंड ऑफ अ रिटर्न। और अगर हम लास्ट ईयर टू डेट की बात करें तो एक्सेप्ट क्रूड एंड स्टील सेक्टर सभी जितनी भी कमोडिटीज है दे आर गिविंग अ वेरी फैंटास्टिक रिटर्न, जिसमें कॉपर एंड सिल्वर हैज बिकम लाइक फ्रॉम लाइमलाइट, जहां पे ये दोनों कमोडिटी लास्ट काफी सालों से अंडर परफॉर्म रही थी, ये दोनों कमोडिटी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। सो लेट डिस्कस अबाउट द कमोडिटीज मोर इन स्पेसिफिक। तो गोल्ड की मैं अगर बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो गोल्ड का चार्ट देख रहे हो दैट इज अ कॉमेक्स चार्ट। अगर मैं 2011 से अब तक देखूं तो 2011-12 में गोल्ड ने कॉमेक्स में 1920 का हाई बनाया था, $1920 का हाई बनाया था। उसके बाद हम देखें तो पूरे एक शार्प करेक्शन आया था, उसके बाद 5 साल तक मार्केट साइडवेज जोन में था। 2019 में फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। 2020 में बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड द ग्लोबली स्लो डाउन गोल्ड बिकम अ सेफ हेवन एसेट और उसने अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके अभी उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो जब तक 1830 और 1770 नहीं तोड़ता है तब तक गोल्ड बुलिश रहेगा। तो ओवरऑल गोल्ड ने अपने 9 साल का जो ट्रेंड था वो ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। डिमांड जोन 1750 से 1830 के बीच में रहेगा और जब तक ये 1700 के ऊपर है तब तक गोल्ड में तेजी रहेगी। अगर सिमिलरली मैं एमसीएक्स गोल्ड की बात करूं तो एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट थोड़ा डिफर करेगा बिकॉज ऑफ द यूएसडी आईएनआर इफेक्ट, कि जो टाइम में गोल्ड के प्राइसेस गिरे थे उसी टाइम में यूएसडी आईएनआर ऊपर आया था, इसके लिए एमसीएक्स गोल्ड के ऊपर इतना हम करेक्शन नहीं देख पा रहे। फिर भी अगर हम देखें तो 2019 में गोल्ड में फर्स्ट टाइम 35,000 के ऊपर ब्रेकआउट आया था और उसके बाद से हम देख रहे हैं एक सेक्युलर बुल रन चल रहा है। तो उसी को अगर हम पकड़े, उसी जो लो को 2019 का जो लो है उसको ही पकड़ के हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करें तो 45,000 45,700 वुड बी द बेस्ट सपोर्ट। ये डिमांड जोन है, इसके बीच में अगर हमें मिलता है सो वन शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। और जब तक ये 45,000 के नीचे नहीं जाता है गोल्ड एमसीएक्स प्राइसेस के हिसाब से, तो इंडियन प्राइसेस के हिसाब से, तब तक वी एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन बुलिश ओनली। ऑफ कोर्स आरएसआई इसका बहुत ओवरसोल्ड जोन में है तो मार्केट में थोड़ा टाइम करेक्शन भी आ सकता है। नेक्स्ट चार्ट इज द सिल्वर चार्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में एक शार्प करेक्शन के बाद साइडवेज मार्केट चला गया था, $49 का हाई बना के सिल्वर ने अभी $13 के 3 बॉटम बनाए हैं। वहां से मार्केट ने फर्स्ट टाइम 2020 में ब्रेकआउट दिया, मार्केट टच $30 और उसके बाद अभी $26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कॉमेक्स सिल्वर भी अपने 9 साल का ब्रेकआउट दे रहा है। $23 से $21 के बीच में अगर हमें मिलता है सो बाई करना चाहिए और जब तक $20 नहीं तोड़ता है नीचे तब तक सिल्वर में तेजी रहेगी। अगर मैं इंडियन प्राइसेस की बात करूं तो इंडियन प्राइसेस भी काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली बनाया है 77,949 का। RSI is also at overbought zone, तो यहाँ पे भी एक टाइम करेक्शन आ सकता है और वही हम देख रहे हैं कि मार्केट इज कंसोलिडेटिंग बिटवीन 70,000 टू 60,000। तो अगर मार्केट में कभी भी डीप आता है जो 2 बार ऑलरेडी हो चुका है 56,000 से 58,000 के बीच में सिल्वर आया था, तो दैट इज अ गुड प्राइस टू एक्यूमुलेट सिल्वर। और नीचे में जब तक 47,000 नहीं तोड़ता है तब तक सिल्वर में तेजी बनी रहेगी और अगर ऊपर में 78,000 तोड़ देता है देन वी कैन अगेन सी अ वेरी शार्प अपसाइड इन सिल्वर।
कमिंग टू द यूएसडी आईएनआर, सो यूएसडी आईएनआर में हम देख रहे हैं कि येलो बैंड जो है वो पहले रेजिस्टेंस था, देन इट्स बिकम अ सपोर्ट, और अभी वापस हमारा यूएसडी का जो प्राइस है वो सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वी कैन सी वन राइजिंग ट्रेंड लाइन आल्सो। तो 73 72 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द यूएसडी आईएनआर। तो अगर जब तक 72 नहीं तोड़ता है तब तक यूएसडी आईएनआर हैज अ वेरी गुड चांसेस टू रीबाउंड फ्रॉम हियर, एंड वी कैन सी अगेन 75 76 लेवल। पर अगर 72 तोड़ देता है, 72 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, देन वी विल हैव अ वेरी गुड डाउनफॉल इन यूएसडी आईएनआर समवेयर अराउंड 72 69। सो इन अ नटसेल लेट्स कनेक्ट द डॉट के ओवरऑल अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। सो हमने डिस्कस किया कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2020 मार्च में जिस तरह से, फरवरी और मार्च में जिस तरह से सभी मार्केट ऑल टाइम हाई या नियर ऑल टाइम हाई है, वहां से हमने एक बड़ा अच्छा सा करेक्शन देखा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल लॉकडाउन एंड इंडस्ट्रियल्स बंद थी। उसके बाद हमने देखा 90 से 100% मार्केट रिकवर हो गया फ्रॉम द मार्च लो। उसके भी रीजंस हमने आइडेंटिफाई किए, तो लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंक ने अपने लिक्विडिटी दी है। सबसे बड़ा न्यूज यूएस में आया था इन ड्यूरिंग द अगस्त टू सितंबर मंथ में कि वो लोग अभी डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करेंगे, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव न्यूज एवर फॉर द इक्विटी मार्केट। उसके बाद हमने देखा कि इस सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे दे आर बेटर देन द एक्सपेक्टेड। तो उस ये सब जो रीजन थे दैट इज फॉर द बुलिशनेस रीजन। और अगर हम 10 साल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले हमने इस साल की बात की, अब हम लास्ट 10 साल की अगर बात करें तो इंडिया की जो पॉलिसी रिफॉर्म्स अभी हो रही है, इट इज मेकिंग इंडिया अट्रैक्टिव एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग हब, इन्वेस्टमेंट हब। जैसे मैंने आगे आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन बताया कि 2020 में हाईएस्ट एवर एफआईआई फ्लोस हुआ है, सो दैट इज इंडिया इज बिकम अ इन्वेस्टमेंट हब आल्सो। और जिस तरह से चाइना में, बिकॉज ऑफ चाइना कोरोना हुआ, तो उसकी वजह से सब लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से कहीं और या कोई सब्सिडरी ढूंढ रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में। सो इंडिया वुड बी द नेक्स्ट कंट्री कि जहां पे लोग अपना चीजें या तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जहां पे लोग अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। और साथ साथ में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एफडीआई के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अपना इंटरेस्ट रेट नीचे, लेबर रिफॉर्म्स हो गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटलाइजेशन, रेरा, आईबीसी, दीज ऑल आर द वेरी गुड रिफॉर्म्स कि जहां से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है और ऑलरेडी आ भी रहा है। साथ में जैसे हमने पर कैपिटा इनकम की भी बात की, उसी के रीजन से हम देख रहे हैं कि एसआईपी में भी अनडाउटेडली फ्लो आ रहा है। फिर हमने हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व की बात की बिकॉज ऑफ द क्रूड लो प्राइस। फिर हमने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखा जो 77% है, इट स्टिल हैज अ रूम एटलीस्ट 20%, तो यहाँ से और बढ़ सकता है मार्केट। इसके साथ हम देख रहे हैं कि वीक भी अपने 10 साल के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक डॉलर वीक है तब तक देयर आर गुड चांसेस के इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग कंट्रीज के जो मार्केट है दे विल परफॉर्म बेटर देन द डेवलप्ड मार्केट। अब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो सेंसेक्स का चार्ट हमने जिस तरह से इवैल्यूएट किया था, सो ट्रेंड बुलिश है। 45,000 से 45,500 के बीच में सपोर्ट रहेगा, जब तक ये जोन नहीं टूटता है तब तक मार्केट में तेजी रहेगी। ऊपर में 50,000 से 51,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। उस लेवल को अगर तोड़ दिया तो रैली और कंटिन्यू रहेगी। अगर उस लेवल के आसपास मार्केट नहीं टिक पाता है देन वी कैन सी सम टाइम करेक्शन टू कम। सेम वे निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो ट्रेंड इज बुलिश, सपोर्ट 13,000 के बाद 12,500 और 12,500 टूटता है तो इट इज अ रेड अलर्ट। आप तब सबको जाग जाना है, दे हैव टू रिव्यू देयर चार्ट एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एटसेट्रा। रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 14,400 से 14,800 तक का रूम है, मार्केट वहां तक जा सकता है। सेक्टर वाइज जैसे मैडम ने भी बताया और जिस तरह से और भी हमारे पास जिस तरह का व्यू है, तो रियल एस्टेट, फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, एनबीएफसी, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो, ये जितने भी स्टॉक्स है वो फ्लेवर ऑफ द मार्केट रहेंगे आने वाले टाइम में। स्टॉक स्पेसिफिक हमने डिस्कस किया है, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैरिको, बजाज ऑटो, मदरसन सुमी, लक्स इंडिया एंड द दीपक नाइट्राइट। तो दीज आर द स्टॉक वी आर गिविंग अ स्पेसिफिक आइडिया। इसके अलावा आप मिड और स्मॉल कैप में भी डीप डाइविंग कर सकते हो, उसमें से अगर आपको क्वालिटी स्टॉक्स मिलता है सो इट कैन बी योर पोर्टफोलियो पार्टनर, बिकॉज वी एक्सपेक्ट मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी सस्टेनेबल रैली आनी चाहिए। कमोडिटीज की जैसे बात करें तो कमोडिटीज में अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो गोल्ड एंड सिल्वर वी आर बुलिश ऑन। सिंस लास्ट 2019 की दिवाली से हम लोग जितने भी वेबिनार्स कर रहे हैं सभी वेबिनार्स में गोल्ड सिल्वर में तेजी का व्यू दे रहे हैं। स्टिल वी आर होपिंग के गोल्ड सिल्वर विल फ्लाई फ्रॉम हियर आल्सो। सो गोल्ड में ट्रेंड बुलिश है, 46,000 से 48,000 के बीच में डिमांड जोन है, ऊपर में 53 55 तक जा सकता है गोल्ड।
सिल्वर की मैं बात करूं तो 56,000 से 58,000 डिमांड जोन है और ऊपर में 77,000 से 81,000 तक जा सकता है। बेस मेटल में आप ध्यान रखिए, जैसे हमने फैक्ट शीट में देखा था, कॉपर इज बिकम कॉपर में एक शार्प रिकवरी आई है, नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इन आईएनआर प्राइस आल्सो। सो ये एक इंडिकेशन देता है कि जब भी बेस मेटल चलता है, शोइंग द डिमांड इज कमिंग इन द रियल मार्केट, इक्विटी मार्केट में भी वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट कैन बी अ स्ट्रक्चरल मूव। नेक्स्ट हमने करेंसी की बात की तो रेंज डिसाइड है, जब तक 72 नहीं तोड़ता है तब तक कोई बड़ी डाउन साइड नहीं दिख रही है, और जब तक 77 नहीं तोड़ता है तब तक कोई हमको बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। फिर भी जो इंपोर्टर है दे हैव टू लुक इनटू दिस कि अगर 72 हाफ के आसपास आपको मिलता है, सो यू शुड एक्यूमुलेट दिस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 71.9 एंड ओवरऑल ऊपर में वापस आपको 73 74 तक जाते हुए लेवल दिखेंगे। So these all are the opportunities and optimism we are looking. Now let's talk about the concern कि अभी मार्केट में ऐसा तो क्या आ सकता है या हमें कौन से लेवल पे रेड अलर्ट रहना चाहिए। तो एक दो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमको ऐसा लगता है कि जो बेंचमार्क इंडाइसिस है देयर वुड बी गो इन अ टाइम करेक्शन। इसका मतलब कि इंडाइसिस जहां भी है वहीं रहेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आएगी। जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में हम काफी एक हफ्ते से देख रहे हैं, वैसा ही कुछ हम आने वाले टाइम में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है दैट इज द ऑल टाइम पीई। निफ्टी का जो पीई है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इसको अगर हम फंडामेंटल लैंग्वेज में बोले तो प्राइस एक्सपेंशन आ चुका है, ईपीएस एक्सपेंशन हैज टू कम। सो आने वाले टाइम में अगर ईपीएस नहीं बढ़ता है तो दैट इज अ रेड अलर्ट, हम नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। थर्ड कंसर्न इज द अनसर्टेनिटी ऑन द कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन का अनसर्टेनिटी है, वी नेवर नो कि कोरोना वैक्सीन कब आएगा। नेक्स्ट इज कमोडिटी प्राइस इज राइजिंग। सो हमने आगे देख तो लिया कि कमोडिटी प्राइसिंग जब बढ़ता है तब एक स्ट्रक्चरल मूव आता है, बट सामने डॉलर भी वीक है तो पॉसिबल है कि डॉलर वीक है इसके लिए कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं। सो इफ इट इज देन इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़े सो अगेन इमर्जिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी एडवाइज ट्रेड विथ लेस लेवरेज। अगर मार्केट अपने सपोर्ट्स ब्रेक करता है तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और आगे भी हमने चार्ट के ऊपर देखा कि बुल कॉन्कॉर्स वॉल्स ऑफ वरी वेयर बेयर्स स्लाइड डाउन ऑन गुड न्यूज। सो बी अवेयर कि आगे कौन सी न्यूज पे मार्केट टॉप बनेगा, वी नेवर नो, बट ट्रेड विद द स्टॉप लॉस। जिस तरह से मैडम ने डिस्कस किया है, जो सपोर्ट्स दिए वो सपोर्ट आप इंडेक्स के स्टॉक स्पेसिफिक या तो सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान में रखिए और ट्रेड करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए एंड स्टे विद द मार्केट। सो विद दिस we wanted to thanks our all sources जहां से हमने हमारा डेटा लिया है, जहां से हमने पिक्चर्स लिए है। So these all are our sources, wanted to thanks all and next